कंपनीज के अंदर दो कंपनियां रहेगी, या दो कंपनी अमालगमेट होगी, या एक कंपनी दूसरे कंपनी को एब्जॉर्ब करेगी, या एक कंपनी दूसरे कंपनी से एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करेगी। तो तीनों टाइप में से कोई भी टाइप आए, याद रखने वाली चीज़ क्या है कि अमालगमेशन में कंपनियों के दो नेचर हो गए। एक आपकी वेंडर कंपनी होगी जिसको हम लोग सेलिंग कंपनी कहेंगे, और एक हमारी परचेजिंग कंपनी होगी। ठीक है, जो वेंडर कंपनी होती है वो क्या करती है, वेंडर कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेजर अकाउंट्स मेंटेन करती है। क्या मेंटेन करती है? लेजर अकाउंट। यानी जो बिकने वाली कंपनी है उसको हम लोग वेंडर कंपनी कहेंगे, और वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या मेंटेन करती है? लेजर अकाउंट्स। मेनली हमारे सिलेबस में लेजर अकाउंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेजर अकाउंट के अंदर कौन कौन से लेजर वो मेंटेन करती है? पहला, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। सेकेंड, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप क्वेश्चन में आपको प्रेफरेंस शेयर्स दिया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अगर आप कैपिटल के जगह पे होल्डर अकाउंट भी क्रिएट करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, होल्डर भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। उसके बाद न्यू कंपनी, यानी जो कंपनी में आप अमालगमेट होने जा रहे हो, जिसको हम लोग परचेजिंग कंपनी कहते हैं, उस परचेजिंग कंपनी का अकाउंट आपको यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। अगर उस परचेजिंग कंपनी ने आपके कैश बैंक को टेक ओवर नहीं किया, अगर उस परचेजिंग कंपनी ने आपके कंपनी के कैश बैंक को टेक ओवर नहीं किया, इन दैट केस आपको कैश बैंक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। समझा? ये कब बनेगा? जब कैश बैंक नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, या जब नई कंपनी कैश बैंक को टेक ओवर नहीं करती है, तो इन दैट केस वेंडर कंपनी कैश बैंक अकाउंट क्रिएट करती है। ठीक है। अब इन 5 अकाउंट्स के अलावा और क्या अकाउंट्स बन सकते हैं? कुछ नहीं। आपके सिलेबस के हिसाब से आपको ये 5 अकाउंट क्रिएट करना है। अब हर एक अकाउंट में नेचर बताता हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, न्यू फर्म अकाउंट, और कैश बैंक होगा तो कैश बैंक अकाउंट। ठीक है। ध्यान से सुन। रियलाइजेशन अकाउंट का काम क्या होता है? आपके जितने भी असेट्स होंगे वो सब डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी। आपकी जितने भी आउटसाइडर लायबिलिटी होगी, कौन सी लायबिलिटी? आउटसाइडर लायबिलिटी। दैट जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिबेंचर्स, वैसी आउटसाइडर लायबिलिटी आपके रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी। ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में आपका जितना भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड में ऑल फिक्टिशियस असेट, कौन सा असेट बेटा? ऑल फिक्टिशियस असेट्स ट्रांसफर होंगे, दैट इज मिसलेनियस एक्सपेंसेस। यानी अगर असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया तो वो यहाँ पर आएगा। असेट साइड में अगर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिया है तो वो इक्विटी होल्डर के डेबिट में आएगा। असेट साइड में अगर आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है तो असेट ऑफ इक्विटी होल्डर अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में क्या आएगा? क्रेडिट साइड में आपका आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है। डेबिट साइड में नॉट स्पेसिफिक आइटम, कोई भी स्पेसिफिक आइटम इसका दिया नहीं है, लेकिन हम जब टैली करने का टाइम चालू होगा, अगर नई कंपनी ने वेंडर कंपनी को, परचेसिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी को अगर कोई सेट ऑफ दिया, पैसा दिया है, परचेस कंसिडरेशन दिया हुआ है, तो वो सब आपका डेबिट साइड में आएगा। ऐसा कह सकते हैं पीसी सेटल, यहां पर भी आपका पीसी सेटल आ जाएगा। ठीक है। क्लियर? उसके अलावा न्यू फर्म अकाउंट में, न्यू फर्म अकाउंट के डेबिट साइड में आपका आएगा, डेबिट साइड में आपका आएगा पीसी।
और क्रेडिट साइड में आएगा पीसी डिस्चार्ज। बेटा पीसी डिस्चार्ज का मतलब होता है कि नई कंपनी पुरानी कंपनी को टेक ओवर करने के टाइम पे क्या दे रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। इक्विटी दे रही तो इक्विटी का नाम आएगा, प्रेफरेंस दे तो प्रेफरेंस का नाम आएगा, कैश बैंक दे तो कैश बैंक का नाम आएगा। जो भी दे जिस तरीके से वो डिस्चार्ज करे उसका एंट्री वहां पर आ जाएगा। कैश बैंक अकाउंट में क्या क्या आएगा, अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड यानी इनकमिंग, इनकम बोलेंगे जिसको हम लोग, और आपके पास से पैसा जा रहा है तो एक्सपेंस। पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से आपको 5 लेजर अकाउंट क्रिएट करना है। क्लियर? हाँ ना। एक मैं समरी इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई रिवीजन चल रहा है, सब नहीं सिखा रहा हूँ मैं, और पॉसिबल भी नहीं है कि आपके 14 के 14-15 समय लेके बैठूँ। रिवीजन में इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा कि आपको कहाँ पे क्या पुट करना है। क्लियर? वेंडर कंपनी में बोला जाएगा तो आपको इस तरीके से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है परचेसिंग कंपनी। परचेसिंग कंपनी में आपको कहा जाएगा जर्नल एंट्री निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट। तो भैया जर्नल एंट्रीज निकालने के लिए आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहला जर्नल एंट्रीज निकालने के लिए सबसे पहला एंट्री क्या आता है? बिजनेस परचेज का, यानी आपने बिजनेस टेक ओवर किया। तो बिजनेस टेक ओवर करने के लिए आप पीसी कैलकुलेट करोगे। वो पीसी कैलकुलेशन का एक एंट्री है जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी मतलब पुरानी कंपनी जिसको हम लोग बेच रहे हैं। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। पहला एंट्री आपको वही लिखना है, और इसमें आप क्या मेंशन करोगे? परचेस कंसिडरेशन। क्या मेंटेन करोगे बेटा? परचेस कंसिडरेशन। सेकेंड, असेट्स में फिर आप असेट टेक ओवर करोगे, लायबिलिटी टेक ओवर करोगे। तो आपने जो जो असेट्स टेक ओवर किया है वो डेबिट हो जाएगा। आपने जो लायबिलिटीज टेक ओवर की है वो क्रेडिट हो जाएगा। असेट्स टेक ओवर किया वो डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी टेक ओवर हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पर आएगा बिजनेस परचेज अकाउंट। कौन सा अकाउंट? बिजनेस परचेज अकाउंट। और उसके बाद अगर आपका कोई डिफरेंस आता है, अगर वो डिफरेंस डेबिट साइड में आता है तो उसको हम लोग कहेंगे गुडविल। क्या कहेंगे? और अगर वो डिफरेंस क्रेडिट साइड में आता है तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कैपिटल रिजर्व। असेट टेक ओवर माइनस लायबिलिटी टेक ओवर, सिंपल। असेट टेक ओवर माइनस लायबिलिटी टेक ओवर माइनस बिजनेस परचेस करोगे तो आपको गुडविल मिलेगा, और क्या मिलेगा? कैपिटल रिजर्व। क्या मिलेगा? कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर, क्योंकि इसको मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड, आपने जो लिक्विडेटर की बात किया, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, उसको आपने बदले में क्या दिया है? इक्विटी दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस दिया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, कैश दिया तो बेटा कैश बैंक अकाउंट आ जाएगा। और अगर आपने किसी को मस्का मलाई दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। मतलब 10 की शेयर की जगह पे 12 रुपया दिया तो 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। क्लियर? उसके अलावा फोर्थ, डिबेंचर होल्डर याद रखना बेटा। डिबेंचर यानी कंपनी, वेंडर कंपनी के कौन कितने डिबेंचर्स को लेकर आपने क्या दिया उनको, मतलब डिबेंचर होल्डर का सेटलमेंट के लिए एक एंट्री आएगी। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं वेंडर्स डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग डिबेंचर्स। मतलब ऐसा बोल सकते हैं डिबेंचर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इन परचेसिंग कंपनी। मतलब डिबेंचर वेंडर कंपनी के डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेसिंग कंपनी के डिबेंचर्स। क्लियर? उसके अलावा ठीक है, ये 4 एंट्री तो आपको सीक्वेंस में पास करना है, क्योंकि ये 4 एंट्री आपको वैसा है।
अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इंटरनल एडजस्टमेंट्स होते हैं। इंटरनल एडजस्टमेंट मतलब डेटर में इंक्लूड है, क्रेडिटर में इंक्लूड, ऐसा बोला रहेगा। एक्सेंट्रिक डेटर इंक्लूडिंग 25,000 फ्रॉम डेटर ऑफ ऑनेस्ट लिमिटेड वगैरह कुछ भी दिया रहेगा जैसे। तो सेंट्रिक डेटर इंक्लूडिंग, सेंट्रिक डेटर इंक्लूडिंग, बिल्स पेबल इंक्लूडिंग, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडिंग बोला है, तो उसका मतलब इंटरनल एडजस्टमेंट। अब बिल रिसीवेबल एसेट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। हाँ, और अगर यही एडजस्टमेंट डेटर के साथ होगा तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, इंटर एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। उसके अलावा कंपल्सरी रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। क्वेश्चन में अगर आपको बोला रहेगा स्टैट्यूटरी रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, दो रिजर्व की मैं बात कर रहा हूं। कौन कौन सा रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ये दो रिजर्व आपको हमेशा नई कंपनी पुरानी कंपनी के मेंटेन करती है आगे के साल के लिए। तो भाई वो उसकी एंट्री होगी अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। समझा, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ये तो आपको हमेशा मेंटेन करना ही है। और इसके अलावा अगर कुछ आएगा तो उसका देख लेना, लेकिन नॉर्मली आपको यही सीक्वेंस में मैक्सिमम से मैक्सिमम 95% ये एडजस्टमेंट तो आते ही आपको नई कंपनी से रिलेटेड। उसके बाद आपको बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। बैलेंस शीट क्रिएट करने के टाइम पे ज़्यादा मगजमारी नहीं करने का, डेबिट और क्रेडिट का फंडा इस्तेमाल करने का। बैलेंस शीट दो साइड होती है, लायबिलिटी साइड, असेट साइड। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, असेट मतलब डेबिट बैलेंस। इक्विटी शेयर और कैपिटल, अगर मैंने क्रेडिट से कोई आइटम उठाया है तो इक्विटी शेयर कैपिटल जर्नल एंट्री में जहां जहां पर क्रेडिट होगा वो प्लस, और जहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा वो माइनस। क्रेडिट प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट। और अगर उसका आंसर बच गया तो उसके हिसाब से आप पोस्टिंग करोगे, ठीक है। डेबिट प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट करने के बाद आपको बैलेंस शीट टैली करनी है। जहाँ जहाँ पे आपको समझ में आता है उसी हिसाब से आप पोस्टिंग कर दो, बैलेंस शीट आपका आसानी से टैली हो जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो। दूसरा चीज़, पीसी दो तरीके से देता है। पहले मैं वेंडर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता पीसी निकालते कैसा है, ठीक है। जब आपको वेंडर कंपनी का लेजर अकाउंट बनाने बोलेगा और कंपनी का बैलेंस शीट बनाने बोलेगा, क्या बोला मैंने, वेंडर कंपनी का लेजर बोलेगा और परचेसिंग कंपनी का बैलेंस शीट बोलेगा, तो क्या होगा, जब वेंडर कंपनी का लेजर, ठीक है, प्लस बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, ठीक है, तब क्या करने का, तो आपको दो मेथड दिए रहेंगे, एक नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड, दोनों में से कोई एक, ठीक है, दोनों में से कोई एक मेथड आपको दिया जाएगा। क्लियर, एक नेट पेमेंट मेथड, दूसरा नेट एसेट मेथड। नेट पेमेंट मेथड का मतलब क्या होता है, जब नई कंपनी, जब परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी को कहती है कि इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी इश्यूड, या इक्विटी द होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी विल गेट 10,000 शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी। जब वेंडर कंपनी के शेयर्स को, शेयर होल्डर को परचेसिंग कंपनी कुछ दे देती है डायरेक्टली अमाउंट एंड ऑल इन्फॉर्मेशन के साथ, तो इन दैट केस नेट पेमेंट मेथड। इश्यू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कंडीशन नंबर 2, इश्यू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब पहले आपको पूरा नेट एसेट निकालना है, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको प्रेफरेंस से माइनस करके जो आएगा वो इक्विटी में आएगा, यानी वो अपना नेट एसेट मेथड होगा, ठीक है।
जब इक्विटी को इतना मिलेगा, प्रेफरेंस को कितना मिलेगा वो कैलकुलेट कर दिया गया है, कैलकुलेट कर दिया जाएगा, तो इट इज अ नेट पेमेंट मेथड। और जब बोलेगा इश्यू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इश्यू सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो ऐसे टाइम पे आपको नेट एसेट मेथड, और नेट एसेट मेथड में सिंपल एसेट माइनस लायबिलिटी, लेकिन इस एसेट्स माइनस लायबिलिटी में, इस एसेट्स माइनस लायबिलिटी में गुडविल नहीं आएगा। ठीक है, कब मैं बोला, जब वेंडर कंपनी का लेजर और बैलेंस शीट बनेगा तो नेट एसेट मेथड में एसेट माइनस लायबिलिटी होगा, लेकिन यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट नहीं करते यहाँ पर। बट जब आप परचेसिंग कंपनी का करते हो, जब आप परचेसिंग कंपनी का करते हो तो वहां पर आपको नेट पेमेंट मेथड बोलता ही है, या नेट एसेट मेथड कहता है। अब नेट पेमेंट और नेट एसेट बोलेगा ही, नेट पेमेंट बहुत तो टेंशन है, नेट एसेट बोला तो यहां पर कैलकुलेट करते समय गुडविल नहीं लेना है। पहला चीज वापस बोल रहा हूं, अगर आपका पेमेंट पहले डिसाइड हो गया कि इक्विटी को हमको इतना देना, पेमेंट प्रेफरेंस को हमको इतना देना, इतना कैलकुलेट होने के बाद, पेमेंट डिसाइड होने के बाद, ठीक है, पेमेंट डिसाइड होने के बाद आप नेट एसेट जब बनाते हो तो उसको हम लोग नेट एसेट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। स्टेटमेंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, समझा? स्टेटमेंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। वापस बोल रहा हूं, परचेसिंग कंपनी अपने, सिंपल सी बात है, अगर मैं नई कंपनी हूँ और पुरानी कंपनी को टेक ओवर करने जा रहा हूँ तो मैं उसको पैसा दूंगा, या तो ज़्यादा दूंगा या तो कम दूंगा। मैंने उसको पैसा दिया 5 लाख रुपया, वैल्यू, उसके सारे असेट्स ले लिया, उसकी सारी लायबिलिटी मैंने ले लिया। वैल्यूएशन करने के टाइम पे मेरे को पता चला कि ये कंपनी तो 5 लाख रुपए का मैंने पैसा दिया है, 5 लाख रुपया मैंने दिया है, लेकिन ये कंपनी की वैल्यूएशन सिर्फ 4 लाख रुपए की है। इसका मतलब 1 लाख रुपए मैंने उसको ज़्यादा दिया, उसको बोलते हैं गुडविल। वैल्यूएशन करने पे पता चला कि उस कंपनी की एसेट्स से लायबिलिटी टेक ओवर करने के बाद पता चला कि उसकी वैल्यूएशन 6 लाख रुपए की है, मैंने उसको 5 लाख रुपए दिया है, तो 1 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया, उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। लेकिन ये कब निकलेगा, जब आपको नेट पेमेंट दिया होगा। सिंपल। अगर आपको पेमेंट का मेथड दिया ही, यानी अगर आपको सेटलमेंट दिया ही नहीं है कि भैया इक्विटी को कितना दिया, प्रेफरेंस को कितना दिया, तो इन दैट केस जब आपको इक्विटी का दिया ही नहीं है, प्रेफरेंस का दिया ही नहीं है, इसका मतलब आपको वहां पर कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, नेट एसेट मेथड। क्योंकि नेट एसेट करने के बाद उसका जो भी पीसी आएगा वो आपको पेमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। और अगर आपको पेमेंट पहले दिया है तो आपको क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, कि पता करना है कि भाई मैंने ज्यादा दिया कि कम किया। और यही कैपिटल रिजर्व या गुडविल आपको यहाँ पर एंट्री में शोकेस करना पड़ेगा। समझा है ना, कि कब नेट एसेट लगेगा, कब नेट पेमेंट लगेगा, डरने का नहीं। सीधी बात है कि अगर क्वेश्चन में बोला इश्यू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इश्यू सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसका मतलब पीसी निकालने का, पीसी निकालने के बाद उसको इक्विटी या प्रेफरेंस में कन्वर्ट करने का, इसका मतलब वो नेट एसेट मेथड है। ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको पेमेंट पहले दिया है तो नई कंपनी जानेगी कि भाई मैंने पेमेंट ज़्यादा दिया कि कम दिया। अगर मैंने पेमेंट ज़्यादा दिया है तो वो मेरे लिए क्या है, लॉस। ठीक है, यानी मैंने लॉस हो गया, लेकिन मैं क्यों दे रहा हूँ उसको पैसा, क्योंकि उसकी गुडविल का पैसा है। ठीक है, अगर मैं उसको कम पैसा दे रहा हूँ तो इसका मतलब मैं फायदे में हूँ, फायदा मतलब मेरे लिए कैपिटल रिजर्व होगा। तो वो जानने के लिए स्टेटमेंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो घर पे आके प्रैक्टिस करेगा तो इजीली आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है।